This video of computer science lectures is brought to you by Alpine Academy. Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. These are the contents of your new computer science book. There are 7 units in this chapter and ये chapters जो हैं आपकी न्यू सिलेबस स्कीम के मुताबिक हैं, जैसे कि 9th क्लास में सब्जेक्ट्स की बाइफिकेशन हुई है, तो न्यू सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है उस स्कीम के मुताबिक ये बुक है. चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर चैप्टर 1 पार्ट 2. इसमें नेक्स्ट SLOs देखिए. डिस्क्राइब कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर के, इसको डिफाइन करना, बताना. फिर नेक्स्ट आपने पे करना है टॉपिक एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम यूनिट लाइक मदरबोर्ड, प्रोसेसर वगैरह. ठीक है, यानी मदरबोर्ड प्रोसेसर के ऊपर आप छोटा सा शॉर्ट नोट याद कर सकते हो, या मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से होते हैं कंप्यूटर के. ठीक है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस इनपुट डिवाइसेस. मुख्तलिफ तरह की जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम डाटा डालते हैं सिस्टम में प्रोसेसिंग के ज़रिए, वो कौन सी हैं. फिर नेक्स्ट है रिकग्नाइज डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. फिर इनपुट डिवाइसेस के बाद फिर आउटपुट डिवाइसेस आएंगे. ज़ाहिर है पहले आप डिफाइन करोगे, डेफिनेशन बताओगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग के बाद हम तक चीज़ें आती हैं रिजल्ट में कंप्यूटर से, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस किस किस मीडियम के थ्रू हम तक आता है रिजल्ट. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. फिर जो इसका मेमोरी सिस्टम है कंप्यूटर का सिस्टम का, ठीक है, वो उसमें प्राइमरी कौन सी होती है, यानी रैम रोम वगैरह, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका फंक्शन, कौन सी डिवाइसेस उसमें यूज़ होती हैं, ये सब. फिर नेक्स्ट है क्लासीफाई डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस एज पर देयर फंक्शनलिटी. यानी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, ठीक है, उनकी एग्जाम को बताना आपने फंक्शन के हिसाब से, यानी जो जो वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं डिवाइसेस, तो फंक्शन के एतबार से, उनके काम के एतबार से उनको कैसे कैसे किन कैटेगरी में तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड किया गया है, या उनकी एग्जाम क्या है, काइंड्स. ये सारे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इस पोर्शन में अब जो हम आगे पढ़ने लगे हैं इसमें आपने ये सारे प्रिपेयर करने हैं. मेन कंप्यूटर हार्डवेयर डेफिनेशन आगे ये बताया जा रहा है कि हार्डवेयर क्या होती है. कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ठीक है, दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज दी प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन कंप्यूटर. जो कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे डिफरेंट प्रोग्राम हैं, जैसे MS ऑफिस चला रहे होते हैं, वर्ड है, फिर पेंट आप स्टूडेंट्स यूज़ करते हो, इसमें मतलब ग्राफिक्स से प्रोग्राम होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, ऐप्स होते हैं. सिंपल आपको बताऊं कि जैसे एंड्रॉयड आप इस्तेमाल करते हो, स्मार्टफोन वगैरह, उसमें ऐप होते हैं, सारी एप्लीकेशन हैं. ये सब क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर हम इस तरह के सारे ऐप, सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, और हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज दीज फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट रन कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन. अब हार्डवेयर वो हिस्से हैं कंप्यूटर के जो हमें नज़र आते हैं. फिजिकल का मतलब जिनको हम देख सकें, जिनको हम टच कर सकें. ठीक है, ये सारी डिवाइसेस वो सारे आलात जिनकी मदद से सारे प्रोग्राम चलते हैं, सारी एप्लीकेशन चलती हैं, इनको हार्डवेयर कहते हैं. ये टेंजिबल पार्ट्स होते हैं. हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड व्हाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट. सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, बस हम उसके फंक्शंस को देखते हैं इस डिफरेंट मीडियम के थ्रू. ठीक है ना, जैसे कि हम टेबल या बुक है, उनको हम देख भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी, हैप्पीनेस हमें पता है क्या है. ठीक है, लेकिन उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, कंप्यूटर की लैंग्वेज के थ्रू, मशीन लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के जितने भी हिस्से होते हैं ना, जितनी डिवाइसेस हैं, जितने अज्जा हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं. ये पूरे का पूरे हिस्से.
जैसे कंप्यूटर है, इसमें आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है, फिर ये माउस, कीबोर्ड वगैरह, ये वायर्स हैं, ये सब हम इनको पकड़ सकते हैं, सब दिखने में ये सब हार्डवेयर हैं, पार्ट्स है इसके। इट इंक्लूड्स द कंप्यूटर केसिंग, दी CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को शॉर्ट CPU बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर कंप्यूटर मेमोरी है, VGA ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड एंड द मदरबोर्ड। ये सब चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, इस तरह की कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। ठीक है, सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप समझ चुके होंगे क्लियरली। अब हार्डवेयर को हमने डिफाइन कर लिया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? अ सिस्टम यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंटेन्स द प्राइमरी डिवाइसेस। बेसिक जो डिवाइसेस होती हैं सारी वो सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स ऑपरेशन एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मतलब ये है कि ये जो हमारा CPU होता है, इसके अंदर जो सारी प्रोसेसिंग होती है डाटा की, ठीक है, इसको परफॉर्म करता है। इट इंक्लूड्स the motherboard, CPU, RAM and other components as well as the case in which these devices are enclosed। मतलब आप डेस्कटॉप स्टाइल में आपके पास CPU पड़ा होगा, सिस्टम टावर स्टाइल में, कैसे भी है, ठीक है, पोर्टेबल है, इन सब के अंदर जो प्रोसेसिंग के लिए, मतलब पूरा इवन के वो बाहर जो आपको केस नज़र आ रहा है ना, जो बॉक्स इसका, वो भी इसमें शामिल है। सारा कुछ उसके अंदर जो भी मौजूद है वो सिस्टम यूनिट है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और मदरबोर्ड और के ऊपर देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। द मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये जो आप डायग्राम या पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो फिगर है, ये मदरबोर्ड की अंदर से इंटरनल व्यू है इसका। ठीक है, कंप्यूटर आप बाय करते हो, परचेज करते हो कहीं से, तो वो लोग ये सारी चीज़ें उनको पता होता है ये क्या है क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स को कंपाइल करके आपको सिस्टम मैनेज करके देते हैं। ठीक है, अब मदरबोर्ड में क्या होता है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स। आमतौर पे इसमें सारी ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, जिसको CPU यानी कि जो होता है प्रोसेसिंग यूनिट, स्लॉट्स होते हैं इसमें, पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, पोर्ट्स जिनमें आप USB वगैरह लगा सकते हो, इस तरह के बटन्स, ये इसमें आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये ब्लू ब्लू देखे आपने, वर्टिकल जो है एंगल में, ये 3D फिगर है ना, पिक्चर इसमें नज़र आ रहा है सारा। इसके बाद बसेस होती हैं, बसेस डाटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसेस होती हैं। फिर रैम रोम यानी मेमोरी की डिवाइसेस इसके अंदर, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डियोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जंपर्स, etc। मतलब ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत इस तरह की और भी बहुत सारी होती हैं, मेन यहाँ पे बताई गई हैं, और इनकी थोड़ी सी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मदरबोर्ड ही आगे से कंटिन्यू है, उसका जो नोट है, जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे माइंड में नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स होते हैं जो सेल जो मैसेज कन्वे करते हैं माइंड तक, फिर माइंड का जो रिएक्शन होता है, जो मैसेज होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कम्युनिकेट करना, पहुंचा देना। इसी तरह से ये मदरबोर्ड से सारे कंप्यूटर के सारे हिस्सों तक जो है कम्युनिकेशन होती है, यानी एक चीज़ की तरसील, डाटा की और प्रोसेसिंग की तरसील होती है, ट्रांसफ़र होता है। वी कैन फाइंड CPU, memory slot, expansion slots and a number of chipsets on motherboard। मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिप्स तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों को पता होता है ये फलां चिप्स है, फलां चिप है, फलां चिप है, क्योंकि स्टूडेंट हो आप लोग, और अक्सर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, स्कूल में देखते हो आप लोग, जैसे टॉयस वगैरह, कभी आपने गाड़ी को खोल के देखा होगा या किस बैटरी को खोल के देखा होगा, तो इसलिए किसी भी चिप्स कैसी होती हैं, या सेल्स के अंदर क्या चीज़ें लगी होती हैं, बच्चे निकाल के ना पुराने टॉयज़ में से भी निकाल के उसको प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप जानते ही होंगे, नहीं भी तो इस बुक में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कुछ आप और गेन करोगे।
So these motherboards, these components of motherboards, chipset, motherboard के ऊपर बहुत सारी चिप लगी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Motherboards are made of layered fiberglass. ठीक है, फाइबर ग्लास की लेयर्स होती हैं इसके ऊपर. These layers contain copper lines. इसके ऊपर कॉपर की लाइनें होती हैं, तारें. ठीक है, कॉपर ऐसी धात है, मेटल है कि इसकी जो वायरिंग होती है ना, वायर्स, उसमें से जो तरसील का निज़ाम यानी ट्रांसफ़र होना, बिजली हो, कोई चीज़ हो, डाटा ट्रांसफ़र मतलब करंट जो है बहुत तेज़ी से पास करता है. कॉपर वाइंडिंग बेस्ट समझी जाती है जिस मोटर्स वगैरह के अंदर भी लगी हो ना. अच्छा, अब कॉपर वाइंडिंग हो गई. कॉपर लाइंस होती है दैट फ्रॉम दी सर्किटरी. ठीक है, सर्किट्स बनाती है बाय विच द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. यानी कॉपर की इन्हीं लाइंस के थ्रू डिफरेंट सर्किट बने होते हैं. सर्किट वही होते हैं ना, जैसे करंट गुजरने के लिए रास्ते. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जिन जिन हिस्सों में कंप्यूटर के करंट यानी बिजली के वोल्टेज गुजरने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बिजली का, करंट का, तरसील का काम इनके थ्रू होता है. Various components of computer may be attached, detached and upgraded on motherboard according to the need of the user. हमारी जैसी भी ज़रूरत होती है, इससे रिलेटेड हम इसको मैनेज कर सकते हैं मदरबोर्ड पे, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करके या उनको हटा के या उनको अपग्रेड करने के लिए. Motherboards also have connectors called ports. Connectors यानी कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर पोर्ट्स होती हैं. ठीक है, These ports are used to connect input, output and other peripheral devices. ठीक है, इन पोर्ट्स का क्या काम होता है, जैसे पहले आपको बताया कि जहाँ पे आप USB लगाते हो ना, USB लगाते हो माउस को कनेक्ट करने के लिए, उसको कनेक्ट करते हो पोर्ट में. फिर कहीं पे आप जैसे वाईफाई डोंगल होती है, मतलब कार्ड होता है, ब्लूटूथ कार्ड होता है, ये USB की तरह होती हैं. आप और इसके अलावा जैसे हेडफोन्स वगैरह, उनको अटैच करना, माइक्रोफोन वगैरह जो पिन वाले होते हैं. ठीक है, और इसी तरह और चीज़ें भी होती हैं, तो जिनके थ्रू आप कलेक्ट करते हो ना, डाटा केबल भी होती है. ठीक है, तो इन सारी पोर्ट्स के थ्रू आप चीज़ों को अटैच करते हो और डाटा ट्रांसफ़र होता है या प्रोसेसिंग के लिए. ये पोर्ट्स इसके लिए इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, कनेक्शंस के लिए. तो मदरबोर्ड पिक्चर को भी आप सही से ज़हन नशी करें, उन फंक्शंस को आप अच्छे से समझें. अगर आप इस तरह से ही सिर्फ पिक्चर को जहन में रखते हुए इन फंक्शंस को समझ लेते हो, उसके बाद फिर अगर आपके पास कंप्यूटर अगर घर पे मौजूद है या आप कहीं स्कूल में देखो, लैब पे देखो, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखो. ज़रूर जब आप पढ़ो, स्टडी करो, तो इनको ऑब्जर्व ज़रूर करो. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको लेसन बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका लेसन याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की या मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लाइट हार्टेड वेट में आप नॉलेज भी गेन करोगे और जल्दी से आपको इजीली आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते हुए लेसन याद हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा एक टॉपिक एग्जाम के लिए, और आपको ये चीज़ें याद भी रहती हैं. नेक्स्ट है नंबर 2 के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन मेन चीज़ है जो सारी प्रोसेसिंग करता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर ये जो CPU है, ये इसका ब्रेन है. ठीक है, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. द माइक्रो प्रोसेसर इज अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स. इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं. These transistors manipulate data. Microprocessor perform all the calculations necessary to make the computer work. ये जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं, यही सारा डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर हर तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है. These calculations are performed at very high speed and accuracy. अब ये कैलकुलेशन बहुत स्पीड से प्रोसेस होती हैं. ठीक है, और एक्यूरेसी भी इनकी यानी बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, करेक्ट होती हैं, इनमें मिस्टेक नहीं होती. मिस्टेक इसी सूरत में हो सकती है कि अगर हम इनपुट गलत डाल दें, मतलब हम अपनी तरफ से जो इनपुट है वो रॉन्ग दें.
अगर हमने उसको डाटा सही प्रोवाइड किया तो प्रोसेसिंग भी एग्जैक्ट होगी। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। द माइक्रो प्रोसेसर fetches, decodes, executes and stores all the instructions given by the user or any other device। कोई दूसरी डिवाइस के थ्रू इसको हम कंट्रोल करें, ठीक है, जैसे मशीन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर एक यूज़र जैसे कि हम डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से ये परफॉर्म करता रहेगा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर हमने देखा कि एक सिस्टम है, कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है कि जो कि इसकी सारी स्पीड को, एक्यूरेसी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, वो है सीपीयू। सीपीयू जितना स्ट्रॉन्ग और अच्छा होगा, कंप्यूटर उतना ही अच्छा होता है। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको सारी नज़र आ रही हैं ना, मेन इसमें प्रोसेसर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, यानी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपका जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर वही वीक है, उसकी जनरेशन ओल्ड है, उसके फंक्शन ओल्ड हैं, तो जितना मर्जी हाईफाई आपके आगे डिवाइसेस पड़ी हों, बहुत अच्छा माउस हो, मॉनिटर बहुत अच्छा है, तो वो फिर आपका सिस्टम वीक है। जैसे अब आप इसमें देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर की पिक्चर, इसमें कोर i5 है, ठीक है। ये जनरेशन के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो ये उसका प्रोसेसर आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखाया जा रहा है पिक्चर में। The speed of computer mainly depends upon the speed of microprocessor, a microprocessor that has faster clock speed measured in GHz, ये यूनिट है, ठीक है। इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, जैसे SI सिस्टम में डिफरेंट यूनिट आपने फिजिक्स में पढ़े हैं। एंड मोर कोर्स एंड वर्क्स फास्टर, मतलब इस हिसाब से इसकी वर्किंग स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट है, और इसके अंदर जितनी भी जैसे जिस लेवल का हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कितनी जिद्दत आई है, क्या चीज़ है। जैसे आजकल फर्स्ट सेकंड जनरेशन को कोई कुछ नहीं समझता कि ये बहुत हल्के कंप्यूटर है, ये यूज़ नहीं करने चाहिए जो मौजूदा दौर है। आप थर्ड फोर्थ पे जाओ, जनरेशन को लो, अगर आपको हैवी डिज़ाइनिंग के लिए, अच्छे इस्तेमाल के लिए, अच्छे स्पीड के लिए सिस्टम की ज़रूरत है, कोर्स को देखा जाता है, ये होता है, इससे प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होता है। मेन चीज़ यही होती है, ये आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, बाकी चीज़ें आप बाद में उस हिसाब से ले लेते हो, सेटल कर लेते हो। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपने बाय भी करना हो, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी डिवाइस, हमारा प्रोसेसर वो हो जो कंपैटिबल हो दौर के हिसाब से। देयर आर टिपिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। नॉर्मली यानी आमतौर पर इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं कौन से हैं। अब इसके पार्ट्स हैं। ए पे देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ALU परफॉर्म्स ऑल द एक्चुअल कैलकुलेशंस लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल comparisons. Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication and division, while logical comparisons include comparison, selecting, comparing, selection और मैचिंग ऑफ डाटा। ये सब जो है यानी डाटा का असेसमेंट वो लॉजिकल के थ्रू होता है, और अरिथमेटिक में क्या होता है, कैलकुलेशन सारी, प्लस माइनस वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस किस्म की सारी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। ALU का ये फंक्शन है। नेक्स्ट है बी कंट्रोल यूनिट यानी CU। CU क्या आता है, कंट्रोल यूनिट इज द component of CPU that is responsible for controlling the transfer of data and instructions among the other units of computer। CU कंप्यूटर के सारे यूनिट्स में डाटा को ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है, ठीक है। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर में जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। लेकिन खुद डाटा को प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को और सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, खुद प्रोसेस नहीं करता। CU फंक्शंस जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन जैसे ट्रैफिक की डायरेक्शन को या किस वक्त कहाँ जाना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब करता है ना, बिल्कुल इसी तरह CU का काम है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब क्लॉक है नेक्स्ट। क्लॉक क्या है, क्लॉक जनरेट्स पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस।
अब ये प्रोसेसर जो है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, इसकी मेजरमेंट, इसकी पैमाइश, इसकी स्पीड क्या है, कितना फास्ट है, ये वो सब इसको जांचने के लिए क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और गीगाहर्ट्ज जैसे कि सपोज 2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक, 2 GHz मीन्स एटलीस्ट 2 बिलियन टाइम्स, ठीक है। बोथ मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज are used to measure the CPU speed. For example, 1.6 gigahertz computer processor data internally calculates, compares, copies that twice as fast as an 800 megahertz machine. So ये यूनिट है प्रोसेसिंग की स्पीड को, यानी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मापने के लिए, ठीक है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। नेक्स्ट है डी, रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। यानी कि जब प्रोसेसिंग चल रही होती है तो ज़ाहिर है एक सीक्वेंस में काम होता है, जितना डाटा इसमें हो, तो जब डाटा प्रोसेसिंग में जैसे ट्रांसफ़र होता है, जैसे CPU उसको ट्रांसफ़र करता है, इसी तरह फिर उसकी आउटपुट आगे ट्रांसफ़र होती है। इस तरह रजिस्टर थोड़ी देर के लिए स्टोरेज में अपने एरिया में इसको स्टोर रखता है डाटा, जिसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है ना। It also known as a programming model, which may be of 8 bits, 16 bits या 32 bits और 64 bits। कभी आपने विंडोज़ देखी होगी अपनी, कभी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर आपके पास सिस्टम है तो डिस्प्ले पे नॉर्मली स्क्रीन पे जाओ, वहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ नीचे आएंगे सबसे लास्ट पे, तो उसमें हमारा सिस्टम अंदर से क्या है ना वो सब बता देता है। तो अगर कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें जब हम कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं ऑनलाइन भी या फिर CD से, तो वो भी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि ये आपका प्रोसेसर 8 बिट का है, 16 का है, 32 का है या फिर 64 का है। लाइक जैसे इस वक्त मैं एक सिस्टम यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, तो वो 64 बिट्स में है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा साथ साथ में अवेयरनेस दी जा रही है। इस बुक का यही पर्पस है कि स्टूडेंट अवेयरनेस ज़्यादा हासिल करें, प्रैक्टिकली चीज़ों को जाने समझें, क्योंकि ये आगे का आने वाला दौर ज़्यादा IT के अंदर डेवलप्ड है, मॉडर्न दौर है, हर चीज़ में जिद्दत है। तो थोड़ा सा आपको भी एडवांस होकर हर चीज़ को करना है और सीखना है। नेक्स्ट ई पे देखिए, कैश। कैश इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया, यानी स्टोर करने का एक एरिया है विच इज़ अवेलेबल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही मौजूद होता है। द इमीडिएट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैश। The cache inside the microprocessor is called internal cache and outside is called the external cache. समझे ये कि कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए ना कोई हाइड प्लेस के ऊपर साइड पे हम रख देते हैं ना, ये समझ लें इसी को। जैसे स्टोर रूम होता है छोटा सा एक साइड पे ना, घर में एक छोटा सा स्टोर रूम होता है हर घर में ऑलमोस्ट, तो हम कुछ सामान उसमें रख देते हैं। तो आप इसको भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही समझ लें कि माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU के अंदर ही ये होता है, और इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है ना, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, वो स्टोर होती है इसमें, ठीक है। इसमें एक इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, यानी डाटा स्टोरेज के लिए एक अलग से एरिया। अब है बसेस, ठीक है। बसेस देखते हैं क्या है। इन कंप्यूटर, बसेस आर द इलेक्ट्रिक paths on which data is sent and received by different components. अब देखिए नॉर्मली जब हम किसी बस स्टैंड पे जाएं, ठीक है, और ट्रैवलिंग के लिए चूज़ करें, तो बस का क्या काम होता है? पैसेंजर्स को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जैसे कराची से हैदराबाद जाना हो, लाहौर में इंटरनल सिटी ट्रैवलिंग हो, तो हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, तो ये पैसेंजर्स को ट्रांसफर करता है। तो कंप्यूटर में बसेस क्या करती हैं, वो डाटा को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में। दे आर जस्ट लाइक रोड्स, उनका काम क्या है कि वो सड़कों की तरह होती हैं, ठीक है। जाहिर है बस भी सड़क के थ्रू ही गुजरती है ना पैसेंजर्स को लेके, तो ये बसेस रोड की तरह ही काम करती हैं। एज रोड्स कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस, बसेस कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू ईच अदर। जिस तरह रोड्स एक एरिया को दूसरे से मिलाते हैं, ठीक है, जाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। अब रोड नहीं हो तो हमें क्या पता है कैसे किस तरीके से कहीं दूर जाना हो। अब अगर कराची से हैदराबाद के दरमियान में रोड ही नहीं बनी हो तो फिर हम कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है। मोटरवे नहीं बना हो तो इतने दूर दूर सिटीज़ में हम किस तरह जा सकते हैं, मुश्किल पेश आएगी ना। तो इजीली कि ये ट्रैक है, यहाँ से जाना है, बिल्कुल इसी तरह बसेस का फंक्शन है। तो बसेस क्या करती हैं, दे कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। सही है, डिफरेंट प्लेसेस में डाटा को ट्रांसफर करती हैं और इंटरनल कंपोनेंट्स को, अंदर के जो उसके सीपीयू के अंदर सारे अज्जा होते हैं ना हिस्से, उनको मदरबोर्ड से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस की 3 टाइप्स हैं, एक है कंट्रोल, फिर है डाटा बस और फिर एड्रेस बस है, ठीक है। कंट्रोल बस क्या करती है, कैरीज कमांड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन अ कंप्यूटर। अब कंट्रोल बस कंट्रोलिंग का काम करेगी, ठीक है। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो सरगर्मियाँ चल रही होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर कमांड को कंट्रोल करती है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को। इसका काम ये है कंट्रोल का, जैसा कि नाम से जाहिर है कंट्रोल बस। फिर डाटा बस क्या करती है, डाटा कैरीज डाटा बिटवीन दी प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड अदर कंपोनेंट्स। डाटा को इधर से उधर, उधर से इधर प्रोसेसिंग के दौरान ज़रूरत के लिए जहाँ से भी जहाँ लेकर जाना है उसको लेकर जाती है। डाटा बस ये काम करती है। और एड्रेस बस क्या काम करती है, एड्रेस बस कैरीज दी एड्रेस ऑफ दी डाटा, ठीक है, बट नॉट दी डाटा। वो डाटा को नहीं लेके जाती क्योंकि डाटा बस अलग है, ठीक है। कंट्रोल बस अलग है, वो सिर्फ कंट्रोल करेगी, डाटा बस डाटा को लेके जाएगी, और एड्रेस सिर्फ एड्रेस को लेके जाएगी। लेकिन एड्रेस किसका, डाटा का, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग ही तो हो रही होती है सीपीयू में। कंप्यूटर का मेन काम ही है प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। डाटा किसी भी किस्म का हो, कोई भी फाइलिंग हो, कैसे भी हो। तो एड्रेस बस क्या करती है, डाटा के एड्रेस को कैरी करती है। The address bus is used to specify memory location and to be used by microprocess for specific operations. मज़ीद उसके फंक्शन ये भी हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने माइंड में इन चीज़ों को बिठा लो, ठीक है, और साथ साथ ऑब्जर्व भी करो इन चीज़ों को। आपके पास पीसी है, नहीं तो आप किसी शॉप पे चले जाओ, इन सारी चीज़ों को देखो, नहीं तो स्कूल में लैब्स हैं आपके पास, लैब में आप प्रैक्टिकल करते हो, तो इन चीज़ों को देख के समझने की कोशिश करो। देन आपको इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो फिर लिख रहे हो। थोड़ी सी आप क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश करो और इससे आप टेक्निकल फील्ड में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस। क्या होती हैं, कौन सी हैं ये? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर्स। डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। दीज इन डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टेक्स्ट एंटरिंग, पॉइंटिंग एंड इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस। जैसे कि हम टेक्स्ट कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट अंदर डालते हैं, ठीक है, कुछ इमेजेस ट्रांसफ़र करते हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, फाइल्स वगैरह उसमें डालते हैं। इसके अलावा स्कैनिंग के थ्रू, जो स्कैनर होता है ना, स्कैनिंग के थ्रू हम जो भी चीज़ें स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, डाटा हो या फाइल्स हों या इमेजेस हों, इस सबको क्या कहते हैं कि अंदर डाटा अंदर डालना कंप्यूटर के अंदर, इनपुट। अब इसके लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे नंबर 1 इस पर देखिए, टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस कौन सी है? इसमें है कीबोर्ड है, ठीक है, कि हम टेक्स्ट किस तरीके से, किस जरिए से कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। Keyboard है, it is the most common text entering device and used to enter data usually in the text format or to perform other controlling functions. When a key is pressed, keyboard controller chips sends its corresponding code in keyboard buffer called scan code, which is then processed by CPU.
मज़ीद यानी कि यहाँ पे जो बटन होते हैं ना, जो कीज़ हैं सारे कीबोर्ड के ऊपर सारे जो बटन हैं, उसका फंक्शन भी आपको बता दिया गया कि जब हम किसी भी की को प्रेस करते हैं तो भी इसके नीचे एक चिप लगी होती है, इसके रिस्पॉन्स में स्कैन करके जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा ना उसको ट्रांसफ़र कर देती है उसके अंदर। तो इस तरह से हम जो जो टाइप कर रहे होते हैं उस तरीके से वो सारा सीपीयू के अंदर पहुंच जाता है, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तो ये है कि कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्स्ट डालते हैं टाइपिंग के थ्रू कुछ भी करके प्रेसिंग से। फिर नंबर 2 के ऊपर नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग जैसे कि माउस वगैरह होती है, ठीक है, माउस है, माउस होता है और इट्स वेरिएंट्स लाइक दे आर यूज्ड फॉर द क्विक मूवमेंट ऑफ कर्सर on screen needed usually in graphic mode. It includes mouse, joysticks, trackball and trackpad वगैरह। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं माउस के साथ साथ। इसमें जॉयस्टिक्स वगैरह जो आप गेम्स खेलते हो ना, स्टूडेंट्स गेम खेलते हुए 3D गेम्स प्ले करते हैं या दूसरी भी, उसके साथ होते हैं या अटैच्ड। फिर ट्रैक बॉल होता है जो हैंड मूवमेंट्स, माउस की तरह ही उसकी वर्किंग होती है, डिफरेंट होता है थोड़ा, ठीक है। फिर ट्रैक पैड, जिनकी पिक्चर नहीं भी है ना वो भी वर्ड, अगर आपको कोई नया वर्ड लगे आप फ़ौरन, अगर आपके पास नेट है या जब भी अवेलेबल आप इसको अंडरलाइन करें, उसको सर्च करें, उसका इमेज ज़रूर देखें। देखने से ही आपको पता चलेगा कि हाँ फलां चीज़ हमने पढ़ी थी वो है क्या, कैसी है, कौन सी है। हो सकता है आप उसको यूज़ भी कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो अवेयरनेस लीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए। अब माउसेस वगैरह पॉइंटिंग डिवाइसेस में आते हैं, इनके थ्रू हम डाटा इनपुट करते हैं। फिर नेक्स्ट है इमेज स्कैनर आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो जो प्रिंटर होता है वो अंदर का डाटा बाहर हमें देता है, लेकिन स्कैन करके चीज़ अंदर चली जाती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। स्कैनर्स कन्वर्ट इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स थ्रू लाइट सेंसिंग। स्कैनर की वर्किंग कभी आपने देखी है? छोटी सी आवाज़ भी आती है और पूरी एक लाइट की रो चलती है, बीम पूरी चल रही होती है। वो लाइट जब पूरे डॉक्यूमेंट से गुजर जाती है जहाँ, क्योंकि अक्सर स्कैनर और प्रिंटर एक ही होता है, फोटोकॉपी मशीन भी एक ही होती है, 3-in-1 फंक्शंस भी होते हैं या खाली अलग से स्कैनर भी होते हैं। तो वो जब हम ग्लास शीट के ऊपर या उसके अंदर रख देते हैं ना पेपर, तो एक लाइट बीम गुजरती है, वो पूरा उसको स्कैन करती है। फिर इस तरीके से कोडिंग के ज़रिए से लाइट सेंसिंग के तरीके से वो जो डाटा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। दे ऑल्सो वर्क ऑन ऑप्टिकल रिकग्निशन विच occurs when a device scans or clear printed surface and translates the image into the machine readable format that a computer understand. तो वो इस तरह से उसको अंदर ट्रांसफ़र करता है कि कंप्यूटर की मशीन उसको समझ जाए कि क्या है। द इमेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। इमेज स्कैनर्स इंक्लूड ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR शॉर्टली, और जैसे स्टैंड्स फॉर OMR शॉर्टली लिखा हुआ यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज में यानी एब्रीविएशन में, और पूरा नाम यहाँ पर है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल बार कोड रीडर OBR एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR। यानी डिफरेंट चीज़ें हैं, बार कोड को स्कैन करना, रीड करना, कैरेक्टर्स को पढ़ना, टेक्स्ट को पढ़ना, इमेज को पढ़ना, मतलब डिफरेंट चीज़ें ना। जैसे डाटा को एक्सेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, देन उसको ट्रांसफ़र करेगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी उसमें। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी वो इनपुट डिवाइस में आती हैं, और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं इनपुट डिवाइसेस की, वो हैं there are also other input devices, कुछ और भी हैं, जैसे कि microphones are used to accept sound input and convert करती हैं इसको डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है। माइक्रोफोन जो कि साउंड में चेंज करता है इसको। माइक्रोफोन्स आर ऑल्सो यूज फॉर वॉइस रिकग्निशन विच कैन कन्वर्ट वॉइस इनपुट इनटू टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। इस तरह से भी होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे इंग्लिश में हम जो भी बोलेंगे तो अब इस तरह की ऑप्शंस भी हैं कंप्यूटर के अंदर कि वो हमारी वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करेंगी। जैसे हम सिर्फ बोले जाएंगे, जैसे मैं अगर बोलूँ कि हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा, मैं इस तरह से बोल रही हूँ तो वो लिखा जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है, साथ साथ उस ऑप्शन के थ्रू।
तो ये माइक्रोफोन इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी फिर क्या हुआ, एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ हुआ। टच स्क्रीन इज़ आल्सो यूज फॉर इनपुट। अब हमारे पास एंड्रॉयड्स हैं और कंप्यूटर के अंदर भी टच स्क्रीन है, मौजूद है, आईपैड वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ है। तो अब जो हम टच स्क्रीन के थ्रू जिस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हम इसको भी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो टच टेक्नोलॉजी है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं उसको, तो उसको पता चल जाता है, और वो सिर्फ इसके थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन जो भी हमने सिलेक्शन करनी होती है आगे प्रोसेसिंग हो जाती है। It accepts input directly on monitor by touching finger or any object on the screen. ये मैंने आपको बता दिया, अभी एक्सप्लेन कर दिया। Magnetic ink character recognition (MICR) and magnetic strip reader are also used for input. उसकी मज़ीद दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की गई यहाँ पर। आउटपुट डिवाइसेस, अब इनपुट के बारे में हम उसकी डेफिनेशन भी देख ली और कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दी गई, बता दी गई। अब आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाएं। आउटपुट का मतलब रिजल्ट देना। अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर यानी CPU टू अनदर डिवाइस और यूजर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। यानी जिस डिवाइस के जरिए हम तक प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हम तक पहुंचता है ना, यूजर या किसी और मशीन में, ठीक है, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं कि ये आउटपुट है, यानी इसके जरिए हमने रिजल्ट लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, मैं कुछ भी टाइप करूँ कीबोर्ड पे, ठीक है, तो मुझे नज़र आएगा एक फाइल में, MS वर्ड में मैं टाइप करूँ, तो वह टाइप होकर मुझे लेटर्स नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, टेक्स्ट लिखा जाएगा, उसको मैं सेव भी कर लूँगी, फाइल है। तो ये मॉनिटर के ऊपर मैं इसका रिजल्ट देख रही हूँ, तो मॉनिटर मुझे आउटपुट दे रहा है और यहाँ से मैं इनपुट डाल रही हूँ कीबोर्ड के जरिए। The most common output device of a computer are monitor and printer. सबसे ज़्यादा जो कॉमनली बड़ी एग्जांपल है, जो अभी बात की, मॉनिटर की है। यानी हर चीज़ जो हम देख रहे होते हैं, हम फाइल्स भी बनाते हैं और फिर उसको हम बाद में मेल भी कर लेते हैं या स्टोर करते हैं, कुछ भी, हर रिजल्ट, हर चीज़ हम मॉनिटर के थ्रू स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटर क्या है, फिर आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर, अब हमने एक फाइल बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाया, ठीक है, अब बना लिया, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग की हमने माउस के थ्रू की, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर है, कीबोर्ड के थ्रू की। अब हमारी जो फाइल रेडी होगी, अब हमें बाहर चाहिए, उसका प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट के थ्रू हम वो चीज़ हम ले लेते हैं। तो प्रिंटर बहुत बड़ी और बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है किसकी, आउटपुट की, क्योंकि ये प्रिंटर प्रिंट करके वो रिजल्ट हमें दे देता है हार्ड कॉपी की शेप में। There are two types of output devices. आउटपुट डिवाइसेस की दो किस्में हैं, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी होगी नेक्स्ट। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इट इज स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस आउटपुट। इट इज वोलेटाइल आउटपुट एंड लॉस्ट व्हेन अदर आउटपुट इज शोन और कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। Following are some of the devices used to give output in soft form. ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं? जो मॉनिटर के अंदर हमें जो भी नज़र आ रहा है, सही है, जो प्रिंटेबल जो चीज़ें, जो फॉर्मेशन है मॉनिटर के अंदर, जो भी हम देखते हैं, फाइल है या ग्राफिक्स है या कोई भी चीज़ है, कोई भी फाइल एक शेप में, एक फॉर्म में आपके सामने है मॉनिटर के अंदर, तो दैट इज़ दी सॉफ्ट कॉपी। अगर उसी का हम प्रिंट निकलवा लें, ठीक है, प्रिंटर से उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लें, उसका प्रिंटिंग पे ले आए इसको, तो प्रिंट निकाल के हमारे हाथ में वो जो पेपर के ऊपर वही रिजल्ट या वही फाइल होगी, तो वो होगी हार्ड कॉपी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी इंटरनल होती है। अब एक फाइल बना ली, 4 पेजेस के ऊपर है, कुछ भी है उसमें, उसको मैंने मेल के थ्रू ही कहीं और भेज दिया, तो वो मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी। और अगर मैं इसका प्रिंट निकाल के किसी को बाय हैंड दूंगी एनवेलप में या फिर उसको पोस्ट करूंगी, तो दैट वुड बी अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट फाइल। अब इसमें इसकी कुछ टाइप्स, ठीक है, जैसे सॉफ्ट कॉपी, इसमें मॉनिटर्स पहले तो बताया गया, इट इज़ टीवी लाइक डिवाइस, टीवी की तरह की डिवाइस है, दैट डिस्प्लेज डाटा बाय स्मॉल ब्राइट डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स, ठीक है। मॉनिटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कैथोड रे ट्यूब
और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। FDP और CRT कैथोड रे ट्यूब में, सही है। दो तरह के मॉनिटर्स होते हैं, और टीवी की तरह डिस्प्ले स्क्रीन पे आप LCDs भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, LED यूज़ करते हो, FDP है, CRT, ये सब मॉनिटर्स की तरह फंक्शन करते हैं, मॉनिटर्स हैं समझे। तो इसके अंदर जो भी हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है। अब भी इसमें देखिए डाटा प्रोजेक्टर्स। अब डाटा प्रोजेक्टर क्या होते हैं? डाटा प्रोजेक्टर आर यूज्ड टू शो कलरफुल स्लाइड्स एंड इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर डिस्क on a wall or large screen through an optical lens. They are also called digital light projectors and video projectors. प्रोजेक्टर अक्सर अगर क्रिकेट मैच हो रहा हो किसी मोहल्ले वगैरह में, तो एक स्टेडियम टाइप, मतलब स्टेडियम में भी लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, तो ओपन एरिया में या किसी शॉप पे या किसी रेस्टोरेंट पे बड़ी सी स्क्रीन पे मैच देखते हैं, तो वो प्रोजेक्टर ही होता है ना, जो लाइट प्रोजेक्टर लगाया जाता है। आजकल तो आप सब जानते हैं क्योंकि स्कूल्स में भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो प्रोजेक्टर भी क्या है कि चीज़ों को दिखाता है ग्लास के थ्रू, ठीक है, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, ऑप्टिकल लेंस इसमें यूज़ होता है, ठीक है। वो इतनी सी डिवाइस होती है, आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं भी देखा वो फिर देखें, जब भी कभी स्कूल में जाएं या किसी इंस्टीट्यूट में कहीं भी, कि प्रोजेक्टर जहाँ भी लगा हुआ है आप उस डिवाइस को देखें कि कैसी है, इसमें कौन सा वो लेंस है, ऑप्टिकल लेंस, तो एक्चुअली वही डिस्प्ले कर रहा होता है सामने स्क्रीन पे। तो इसकी स्पीड और इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी के ऊपर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, उनको डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर भी कहते हैं और वीडियो प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब तो हर स्कूल में ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं। आगे है नेक्स्ट स्पीकर्स। स्पीकर्स भी जो हैं, जैसे स्पीकर्स गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड की सूरत में। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी है, लेकिन क्योंकि मोबाइल से तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं, उसका एंड्रॉयड की कोई सिस्टम और होता है डायरेक्ट जैसे लैपटॉप में, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए हमें सुनने के लिए या तो हेडफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर स्पीकर्स का करना पड़ता है। तो स्पीकर्स जब हम अटैच करते हैं तो फिर साउंड की सूरत में वो आउटपुट देता है, जो भी हम आगे उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे या ये चलाएंगे, कोई म्यूज़िक चला लिया, ड्रामा वगैरह, कोई गेम है, ठीक है, या कोई लेक्चर है वो हम प्ले कर रहे हैं, तो वो स्पीकर्स उसका आउटपुट देते हैं साउंड की सूरत में। तो स्पीकर और प्रोजेक्टर, मॉनिटर्स, ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इट इज़ आउटपुट ऑन पेपर, पेपर पे जो हम प्रिंट निकाल के लेते हैं ना, वो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल आउटपुट दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम जब तक हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमारे पास कॉपी आ जाती है, प्रिंट आ जाता है, जाहिर है वो वैसे रहेगा हमारे पास। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर, जैसे कि अब इस चीज़ को मैं ऐसे समझाऊं, जैसे हमारे पास एक फ़ाइल हमने कंपोज की, फिर उसका प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। अब जो मेरे पास प्रिंट मेरे हाथ में है पेपर में, मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकती ना, या मैं उसको ऊपर पेन या पेंसिल से चेंज करूँगी। अगर उसको उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ एडिशन करनी है, तो मैं दोबारा से जो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है ना, उसको एडिट करूँगी, उसमें चेंजेस करूँगी और फिर दूसरी कॉपी निकालूंगी। तो फिर एक अनदर कॉपी मैंने ली, ठीक है, चेंजेस के लिए। जो मेरे पास पहले जो मैंने ले ली वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। दैट इज़ दी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, इंटरनल कॉपी जो कि सिस्टम के अंदर है, जिसका डिस्प्ले मॉनिटर के थ्रू हो रहा है। तो इसमें जैसे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे प्रिंटर और प्लॉटर्स, ठीक है। प्रिंटर क्या होते हैं? दे यूजुअली गिव आउटपुट ऑन पेपर, आप प्रिंट करवाते हो चीज़ों को, बुक्स प्रिंट होती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हर चीज़ प्रिंट होती है हर लेवल के ऊपर। प्रिंटिंग मशीन्स छोटी भी होती हैं और बहुत बड़ी भी होती हैं,
ठीक है। अब दे कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हो और ग्राफिक्स भी प्रिंट होते हैं। अब ग्राफिक्स आपने कार्ड्स देखे होंगे, जिस पेपर के ऊपर, जिस क्वालिटी पेपर पे, जिस टाइप के पेपर पे हमने प्रिंट निकालना हो, डिज़ाइन कंप्यूटर के अंदर होता है, पेपर हम मशीन में अप्लाई करते हैं तो प्रिंट उसका निकल आता है। अगर हमने सिंपल पेपर पे लेना है या फिर कार्ड वाले पेपर पे लेना है, ग्राफिक्स के हिसाब से लेना है, हार्ड बुक के ऊपर लेना है, हार्ड टाइटल के ऊपर लेना है, जैसे भी है, ये डिपेंड करता है कि हम अपनी मर्जी का पेपर अप्लाई करके प्रिंटर के अंदर तो उसके ऊपर प्रिंटिंग ले लेते हैं उस डिज़ाइन की या उस टेक्स्ट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी होते हैं, नॉन इम्पैक्ट भी होते हैं, इनके फंक्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब प्लॉटर्स क्या हैं? देखिए, plotters like printer, it gives images on paper but typically used to print large format images such as maps, construction drawing, advertising, ordering वगैरह। अब प्रिंटर का ही काम है प्लॉटर का भी, लेकिन प्लॉटर हाई लेवल के ऊपर यूज़ होते हैं, यानी बिजनेस पर्पस के हिसाब से, इंडस्ट्रियस लेवल के ऊपर, जब हमें बड़े इमेजेस को प्रिंट आउट करना हो, प्रिंटिंग करनी हो। डिज़ाइनिंग सेक्टर में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में ये यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रॉपर ड्राइंग होती है, पहले प्लानिंग होती है, ठीक है, फिर उसकी 3D मॉडलिंग होती है, फिर उसकी कैड में डिज़ाइनिंग होती है, हर चीज़। तो उस फील्ड में भी ये प्लॉटर यूज़ होते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि हमें हाई पैमाने के ऊपर जैसे पैनाफ्लेक्स वगैरह बनते हैं और बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर बनते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में भी हमें प्लॉटर्स की ज़रूरत होती है। तो जब हमें बड़े इमेजेस प्रिंट कराने होते हैं तो फिर प्लॉटर मशीन यूज़ होती है। अब नेक्स्ट पे है स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या होती हैं? अ स्टोरेज डिवाइस रिफर्स टू हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान इनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी डाटा वगैरह को महफूज रखने के लिए, स्टोर रखने के लिए। दे आर क्वाइट स्मॉलर इन स्टोरेज कैपेसिटी। इनकी स्टोर रखने की जो गुंजाइश होती है वो क्वाइट कुछ स्मॉल होती है, कम होती है। मोस्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर होती हैं एंड दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टू डाटा तक उनकी रसाई पहुंच बहुत तेज़ तरीन होती है। प्राइमरी डिवाइसेस इंक्लूड रैम एंड रोम। रैम और रैम दोनों इसके अंदर इंक्लूड हैं। जैसे कि रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ परमानेंट मेमोरी, यानी मुस्तकिल तौर पे जो मेमोरी स्टोर होती है ना, वो रोम में होती है। ठीक है, रोम इज़ क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी। गुंजाइश के हिसाब से ये छोटी होती है। इट स्टोर्स द मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली। बड़ी बड़ी सेटिंग को कंप्यूटर के ये स्टोर रखती है मुस्तकिल तौर पे। और रैम क्या होती है? ये आर्जी मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वोलेटाइल। इसका मतलब ये है कि इट लूजेज इट्स कंटेंट एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। जैसे वोल्टेज यानी पावर सप्लाई इसकी बंद होती है, यानी कंप्यूटर को स्विच ऑन कर दिया जाए, तो फिर इसका कंटेंट जो है ना चला जाता है। दिस इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परली। डाटा को स्टोर करने के लिए और कंस्ट्रक्शन को प्रोसेस, यानी इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह को, हिदायत को प्रोसेसिंग करने के लिए ये आर्जी तौर पे रैम यानी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो काम करती है। तो रैम पे डिपेंड करता है। जब हम कोई सिस्टम बाय करते हैं या लेते हैं तो उसकी रैम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर सारे जितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह हम चला रहे होते हैं, फिर उसमें साथ साथ डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो नॉर्मली वर्किंग कर सकें। अब जीबीज़ में ये होती है जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, इस तरह प्लस में इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। इनकी जो स्टोर करने की, डाटा स्टोर करने की गुंजाइश वो ज़्यादा होती है, ठीक है, प्राइमरी की कम होती है। एंड दे कैन स्टोर डाटा परमानेंटली, इनके अंदर परमानेंटली यानी कि मुस्तकिल तौर पर भी डाटा रह सकता है, स्टोर रह सकता है। यूजर्स सेव दियर डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क। इसीलिए कहते हैं कि जब हमने फॉर्मेटिंग भी करनी होती है, जैसे विंडोज़ डैमेज हो जाए, विंडो उड़ जाए जैसे नॉर्मली कहते हैं कंप्यूटर की, ठीक है, तो जब हमने विंडो री इंस्टॉल करनी हो या अपडेट करनी हो तो जो ज़रूरी डाटा होता है उसको हम डी में रखते हैं। डिफरेंट ड्राइव्स होते हैं ना, ABCDE, जब आप माई कंप्यूटर खोल के देखते हो, ठीक है, तो उसमें जो डी ड्राइव होता है वो हार्ड डिस्क होती है। तो डाटा जो ज़रूरी हमें चाहिए होता है वो डाटा हम उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो वो जो उसके अंदर स्टोर डाटा होता है वो रिमेन रहता है, बाकी सारी फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेट का मतलब सारा डाटा, सब कुछ, हर चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है, डिलीट हो जाती है परमानेंटली। तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली उसमें होता है। इवन यहाँ तक कि हार्ड डिस्क का कंप्यूटर फॉल्ट में आ जाए, ख़राब भी हो जाए, तो ये हार्ड डिस्क मतलब ऐसी डिवाइस है जो बाद में भी आप इसको कहीं और दूसरे कंप्यूटर में, सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, आपको इसको सेल कर सकते हो, आप इसमें से डाटा सारा ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो CD एंड DVD, SD कार्ड। SD कार्ड क्या होता है? बहुत फास्ट, रैम को बहुत ज़्यादा स्पीड फास्ट देने के लिए, जैसे अगर हार्ड डिस्क नहीं आप लगा रहे, SD कार्ड है, तो इससे आपका सिस्टम बहुत तेज़ी से रन करता है, यानी स्पीड बढ़ जाती है प्रोसेसिंग की। USB फ्लैश डिस्क वगैरह, ये डिफरेंट नेम्स हैं इनकी, जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस आपने इनकी डिटेल पढ़ी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और डाटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसेस सारी। अब ये देखिए, जो आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद ये स्कैनर है ब्लैक और वाइट। अब ये देखिए, ये स्कैनर भी अलग है और साथ ही में प्रिंटर भी है। मतलब ऊपर जो है आपको स्लाइड ब्लैक कलर में जो नज़र आ रही है, यहाँ पे पेपर रखते हैं और वो लाइट इसमें से गुजरती है, इस तरह स्कैनिंग होती है। स्कैनर भी है, इसमें फोटोकॉपी भी हो जाती है, और नीचे जैसे प्रिंटिंग की ऑप्शन भी है, जैसे नीचे प्रिंट निकल रहा है ना, प्रिंट आउट हो रहा है, तो ये प्रिंटर प्लस स्कैनर है। इस तरह लेफ्ट साइड पे जो है ये भी प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, फोटोकॉपिंग मशीन भी है। फिर उससे नीचे प्लॉटर्स, प्लॉटर्स यानी कि बड़े लेवल के ऊपर, बड़े साइज़ के अंदर जब हमें प्रिंटिंग चाहिए होती है, जैसे ये ग्रे कलर का जो है, इसमें ड्राइंग्स की प्रिंटिंग हो रही है, मैप्स, बड़े जब बिग स्केल पे हमें बड़े साइज़ में चाहिए होते हैं। इस तरह एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिफरेंट बड़ी बड़ी प्रिंटिंग्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये बड़े साइज़ के अंदर ये प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर यूज हैं, बड़ी मशीन है, ठीक है, वो छोटी है, ये बड़ी है। फिर नेक्स्ट है, ये इनपुट डिवाइसेस में जॉयस्टिक है, गेम्स खेलने में आप इनको यूज़ करते हो, कॉमनली आप इनको यूज़ करते हो, और आप में से अक्सर को इनका नाम भी पता होगा, जिनको नहीं भी पता उनको पता चल जाएगा, पढ़ तो आपने पहले इन सारी डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में पढ़ लिया। फिर उससे नीचे ट्रैक बॉल है, ठीक है, माउस की तरह ये माउस, और इससे इसके वेरिएंट्स हैं डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस में। फिर ये ऊपर जो है वाइट ग्रे कलर का, ये प्रोजेक्टर है, नॉर्मल सिंपल प्रोजेक्टर, और ये जहाँ से लाइट, गोल सर्कल है, लाइट पास हो रही है, यहाँ पे ये लेंस लगा होता है, इसके थ्रू ये प्रोजेक्ट करता है किसी भी इमेज को, ग्राफिक्स को, जो भी वीडियो हो, कुछ भी हो, मूवी हो, उसको सामने जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके ऊपर प्रोजेक्ट करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा इमेज को। अब ये बसेस की डिस्क्रिप्शन है, जैसे कंट्रोल बसेस, एड्रेस बसेस, डाटा बसेस, ठीक है, ये आपने ऊपर पढ़ी। अब ये मदरबोर्ड में इस तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये जैसे ग्रे पिक्चर है, इसमें आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है बसेस का। फिर इससे ऊपर मदरबोर्ड में ये लंबी लंबी सी जो लगी हुई थी, इतनी सारी चिप्स हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कार्ड्स हैं, तो इसमें ये बसेस हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट से स्टार्ट करें तो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है, पोर्ट्स की बात हुई थी, जो कनेक्टर होते हैं। अब यूएसबीज अटैच करने के लिए, फिर हेडफोन अटैच करने के लिए, माइक्रोफोन अटैच करने के लिए, हैंड फ्रीज वगैरह, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस, डाटा केबल्स, ये सब पोर्ट्स आप देख रहे होते हैं सीपीयू में। जो आपका टॉवर सिस्टम होता है या डेस्कटॉप में जैसे भी है, उसमें ये सारी पोर्ट्स लगी होती हैं।
अब ये CPU टॉवर स्टाइल में जो है लेफ्ट साइड पे जो इमेज है, इसमें ये ब्लू लाइनिंग के थ्रू इनको शो भी किया गया है। इस तरह डिफरेंट जगहों के ऊपर ये सारी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। फिर मुख्तलिफ तरह की पोर्ट्स हैं इसमें, जैसे जैसे ये जो है ना स्मॉल पिन साइज की, इतनी सारी पिन वाली जो होती है, ये भी पोर्ट्स होती है, ये भी कनेक्टर के तौर पर यूज़ होती हैं। जैसे येलो हैं, इसमें कितने कितने डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की पोर्ट्स हैं जो कि डाटा केबल और डिफरेंट डिवाइसेस की केबल को उनकी जैसे पिन्स होती हैं उनको अटैच करने के लिए CPU के साथ अटैचमेंट के लिए, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब इससे नीचे देखिए ये मॉनिटर की टाइप्स हैं। सबसे पहले जो आपको वाइट में नज़र आ रहा है ना, ये कैथोड रेड वाला पुराना मॉनिटर है, जो पहले इस तरह के आपको देख के समझ आ गया होगा कि आजकल तो इस तरह के कंप्यूटर कहीं यूज़ नहीं होते, बहुत कम होंगे कहीं पे पड़े हुए पुराने। तो ये पहले ट्रेंड था, और पहले इस तरह के टीवी भी इस्तेमाल होते थे, ठीक है, इस रे में कैथोड रे ट्यूब में CRT मॉनिटर। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब हर जगह पर इस तरह के, जैसे नेक्स्ट वाला है डेल की LCD लगी हुई है, इस तरह की मॉनिटर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये फ्लैट में है, फ्लैट स्टाइल में है। फिर इसके साथ में ये जैसे टैबलेट है, एंड्रॉयड है, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह, और साथ में यही LEDs हों या फिर LCDs हों, ये सारी इसमें फ्लैट डिस्प्ले में आ जाती हैं, फ्लैट डिस्प्ले मॉनिटर्स में, ठीक है। और ये आउटपुट डिवाइसेस में है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।